Welcome in the discussion of brilliant journey of chemistry in the last 100 years. We are going to discuss the topmost priorities of the today's and studies. 100 साल पहले केमिस्ट्री की प्रायोरिटीज़ क्या थी और आज केमिस्ट्री की प्रायोरिटीज़ क्या है. लोग बदल जाते हैं तो हमें आश्चर्य होता है. ये मानव मात्र की प्रवृत्ति है रिट्रोस्पेक्शन में जाके सोचना, रिट्रोस्पेक्टिव होना. एक बार देखिए कितनी सारी चीज़ें बदल गई. पहले ये देखते हैं हमारी आज की प्रायोरिटीज़ क्या है, आज की टॉप मोस्ट प्रायोरिटीज़ क्या है, या केमिस्ट्री कहाँ पे संघर्ष कर रहा. तो केमिस्ट्री के लिए आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, सबसे मेजर प्रॉब्लम है एनर्जी प्रॉब्लम. दुनिया की पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई कि उससे सपोर्ट करने के लिए जो सोर्सेस ऑफ एनर्जी अपने पास है वो एक दिन खत्म हो जाने हैं. तो उन्हें सपोर्ट करने के लिए रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी के लिए चाहिए. तो अपने पास ऑल्टरनेट क्या है, सोलर एनर्जी, अपने पास ऑल्टरनेट हाइड्रोजन और वाटर. इसके अलावा भी जो चीज़ें हैं उसके ऊपर रिसर्च चल रही है. लोग ऑल्टरनेटिव खोजने की कोशिश कर रहे हैं जो हमें एक लंबे रन के ऊपर जो डिमांड, सप्लाई एंड डिमांड चेन है उसे पूरी कर सके. दूसरी प्रायोरिटी है अपनी डिफेंस एंड सिक्योरिटी. डिफेंस एंड सिक्योरिटी का पर्पस बहुत सीधा सा है. एक कंट्री से लेके कॉलोनी तक के डिफेंस के बारे में लोग सोच रहे. आज की टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है जो मॉब अटैक है, उस मॉब अटैक से कैसे निपटे. बेंजीन के कुछ कंपाउंड से, नाम डिस्क्लोज नहीं करना, बेंजीन के कुछ कंपाउंड से जिनको लेके ये चीज़ें हो रही, इनके ऊपर रिसर्च चल रहे हैं और लोग ये चाहते कि ऐसी केमिकल्स बनाई जाए, ऐसी केमिकल्स हो जो काफ़ी इफेक्टिव हो. तुमने टीयर गैस का नाम सुना है, लेकिन वो अब बहुत पुरानी चीज़ हो गई. आज के डेट में उससे बहुत बढ़िया टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट करती है. ग्रीन केमिस्ट्री. और पॉल्यूशन ने क्या करा, पॉल्यूशन ने लोगों की लंग्स खराब कर दी, किडनी खराब कर दी, बॉडी के सारे पार्ट्स खराब कर दिए. और ये जनरेट कैसे हुई थी, ये जनरेट हुई थी केमिस्ट्री की वजह से. तो केमिस्ट्री की मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, वो बड़ी गिल्टी फील करती कि उसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है. तो आज हमने सारी चीज़ों को ग्रीन केमिस्ट्री के फॉर्म में लेके जाना है. वो ये चाहते हैं कि जितनी भी अनवांटेड चीज़ें हैं, जिसने एनवायरनमेंट के ऊपर प्रेशर डाला है, जिसने एनवायरनमेंट को डिस्टॉर्ट करा, उसे एनवायरनमेंट से बाहर कैसे निकाले. जो पॉल्यूशन हमने क्रिएट करी उसे कंज्यूम कैसे करें, उसे डिस्पर्स कैसे करें. ये भी बहुत बड़ी चैलेंज है अपने सामने. मेडिसिन के साथ आज की डेट में क्या है, लोगों ने 1900 के मिडल में न्यूरोट्रांसमीटर्स के बारे में बातें करी. बाद में थोड़े और रिसर्च हुए. अब लोग न्यूरोट्रांसमीटर्स के केमिकल पाथ को छोड़कर अब वो उसके ईएमएफ वाली पाथ पे जाना चाहते. अब वो ये चाहते कि जो न्यूरोट्रांसमीटर्स है वो हमारी बॉडी में, जैसे पोलियो है, वो काम पोलियो की हो रही क्योंकि बॉडी में न्यूरोट्रांसमीटर्स ठीक से काम नहीं कर रहे. अब वो उस न्यूरोट्रांसमीटर्स को रीएक्टिवेट करना चाहते, रिप्लेस करना चाहते. इसके साथ जो मेडिसिन है, क्योंकि एंटीबायोटिक्स को लेके एक इम्यूनिटी आ गई है, तो अब लोग बायोटेक्नोलॉजी से अलग जाके केमिस्ट्री के अंदर चीज़ों को डिस्कवर करना चाहते हैं जिसकी वजह से ऑटो इम्यूनिटी बढ़ जाए. हमने एक ऐसी फूड सोर्स निकाली, तुमने एक बार खाना खा लिया, 6 महीने तक खाने की जरूरत नहीं हो. तो ये सारी चीज़ें मेडिसिन के अंदर हम इसे यूज़ कर रहे हैं. कन्वेंशनल केमिस्ट्री से बिल्कुल अलग कि क्या अगर किसी सोल्जर को बुलेट लग जाए, गोली लग जाए, तो वो अपनी इलाज एक केमिकल से कर सकता है. क्या हम ऐसे कोई हैंडी केमिकल क्रिएट कर सकते हैं. आज के डेट पे अपनी मेजर कंसर्न है एप्लीकेशन ऑफ साइंस विच इज नोन एज टेक्नोलॉजी. लेकिन आज से 100 साल पहले क्या थी, 1900 के आसपास क्या थी. तो एक सिमिलैरिटी आज भी है. आज भी हमारी सोच लड़ाई के चारों तरफ घूमती है और केमिस्ट्री तो डेवलप ही हुई एक लड़ाई के चारों तरफ. ये वो टाइम था, डायनामाइट बन चुके थे और डायनामाइट के अराउंड साइंस डेवलप हो रही थी. कोलोनाइजेशन का टाइम था. कोलोनाइजेशन एक तरीके से पिक पे थी. ब्रिटेन का साम्राज्य था पूरी दुनिया के ऊपर में और वो सभी चाहते थे कि जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हो या एक वार जो है, उस वार को हैंडल करने के लिए उनके पास एक वेपन चाहिए थी जो उनकी आर्मी को कम से कम कैजुअलिटी पहुंचाए. डायनामाइट इस पर्पस में सक्सेसफुल रहा. बाद में डायनामाइट्स के बड़े सारे डेरिवेटिव आए, बड़े सारे एडवांस वर्जन आए. फिर बाद में वो डायनामाइट से जो चीज़ें स्टार्ट हुई थी आज एटम बम तक पहुंच गई. लेकिन तुम्हें आश्चर्य लगेगा कि डायनामाइट से एटम बम तक पहुंचने का सफ़र सिर्फ 50 सालों के अंदर लोगों ने तय कर लिया. लगभग 50 सालों के अंदर लोगों ने तय करा. तो लड़ाई की ऐसी इच्छा थी. बात समझ रहे, डायनामाइट से लेके एटम बम तक जाने में हमें सिर्फ 50 साल लगे. 50 साल कितनी बुरी बात हो सकती है या अच्छी बात हो सकती है. तो उस टाइम पे अपनी सारी चीज़ें, मस्टर्ड गैस से लेके जितने भी वार वेपन से क्लोरीन, ये सारी की सारी हम लोगों ने उस टाइम पे डिस्कस करी. क्योंकि 1900 के पहले फेज में हम लोगों ने 2 वर्ल्ड वार देखे. तो ऑब्वियस सी चीज़ है कि जो वार की नीड थी वो बहुत ज़्यादा थी. लेकिन एक बात इसके ऊपर एक और भी चीज़ आती है कि लोगों ने लड़ना शुरू करा था 1700 में और 1900 आते आते वो थक से गए थे. उन्होंने 20-25 सालों का, 30 सालों का एक ब्रेक लगाई और उस ब्रेक में क्या करा, उस ब्रेक में कमाल की चीज़ें कर रही. बियॉन्ड योर इमेजिनेशन पूरी साइंस डेवलप होगी. ऐसा लगा कि लोगों के दिमाग के अंदर टेस्ट ट्यूब है. क्या करा, लोगों ने बहुत सारे बम के धमाके देख लिए थे. लोगों ने बम का इम्पैक्ट भी बॉडी के ऊपर देखा था. अब लोग उसके पीछे की केमिस्ट्री फाइंड आउट करना चाहते थे. लेकिन उन्हें आश्चर्य तब होता था जब हमने बम तो बना ली, हमने डायनामाइट
डायनामाइट बना ली, लेकिन हमारे पास पीरियोडिक टेबल ही नहीं था, हमारे पास एलिमेंट को अरेंज करने के तरीके ही नहीं थे, हमारे पास ढंग से एलिमेंट भी डिस्कवर्ड नहीं थे। ये हिट एंड ट्रायल के ऊपर चीज़ें करी थी लोगों ने। तो सबसे ज़्यादा चीज़ें हुई, हमने सबसे ज़्यादा एटम्स डिस्कवर करे 1900 की जो बीच जो ट्रांजिशनल फेज है, 1800 के कुछ पार्ट में, कुछ 1900 के पार्ट्स में। आइसोटोप्स हमने इस टाइम पे निकाले, 1900 के पहले 10-15 सालों में सबसे ज़्यादा हमने आइसोटोप्स फाइंड आउट करे। और क्या फाइंड आउट करो, एटम्स की जो कंपोजिशन है, न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सारी चीज़ें डिस्कवर करी इस वाली फेज के अंदर में। 1900 बोला तो 1870 से लेके 1930-35 तक ये पूरा फेज एक 100 साल के अंदर का ले रखा है। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, जो भी चीज़ें तुम आज जानते हो, वो सारी चीज़ें उस टाइम पे डिस्कवर हुई थी। तो अपने पास हर तीसरे दिन एक नई ब्रांच आ जाती थी, कभी थर्मोडायनेमिक्स, कभी काइनेटिक्स, कभी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और कमाल की चीज़ ये थी कि कुछ सालों तक 1920-1925 तक बहुत सारी चीज़ें केमिस्ट्री और फिजिक्स के अंदर कॉमन सी थी। क्वांटम केमिस्ट्री या क्वांटम फिजिक्स, पहले हम ऐसे डिफरेंशिएशन के अंदर नहीं जा रहे थे, पहले हमने इन चीज़ों को सेग्रीगेट नहीं करा था। तो जो केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो आज जितने डिस्टिंक्शन के साथ तुम जानते, ये चीज़ें आज से 100 साल पहले बिल्कुल भी नहीं थी। ये जो ब्रांचिंग है, ये जो सेपरेशन है, जो डिमार्केशन लाइन है, ये लाइन इतनी ज़्यादा विजिबल आज से 100 साल पहले नहीं थी। और जब तक हम एलिमेंट को डिस्कवर कर रहे थे, जब तक हम एलिमेंट की प्रॉपर्टी फाइंड आउट कर रहे थे, जब तक हम उनको पीरियोडिक टेबल के अंदर अरेंज कर रहे थे, तब तक हमने एक चीज़ और भी देखा। क्या देखा भाई? हमने देखा कि कुछ एलिमेंट ऐसे हैं, जैसे हमने यूरेनियम ली, ये अपने आप ही लेड बन जा रहा, एक नई ब्रांच आ गई न्यूक्लियर केमिस्ट्री, एक नई ब्रांच आ गई रेडियो एक्टिविटी की। ये उस समय लोगों के लिए बड़े आश्चर्य की बात थी कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि डाल्टन साहब कह रहे थे कि एटम्स कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। यहाँ तो अपने आप चीज़ें हो रही थी। तो आश्चर्य था, हर चौथे साल पे एक आश्चर्य, कभी कोई नई किसी केमिस्ट्री की ब्रांच बन गई, कभी कोई नई सी चीज़ हो गई। अच्छा, लोग जब एलिमेंट खोज रहे थे, तब तक रामसे साहब आए, उन्होंने पहले हीलियम और आर्गन के बारे में बातें करी, और बाद में हीलियम और नियन के बारे में बातें करी, और बाद में जो दूसरे साहब आए, उन्होंने 3 नई गैसेस खोज दी। क्या करा? उन्हें गैसेस को लिक्विफाई करा और ये बताया कि भाई कुछ गैसेस लिक्विफाई इतने लो टेम्परेचर और इतने हाई प्रेशर के ऊपर नहीं हुई, ऐसे कैसे हो सकता है? आज के डेट में हम ये कह सकते थे कि वो इंस्ट्रूमेंटल एरर होगी। आज के डेट में लोग ये मान सकते हैं वो इंस्ट्रूमेंटल एरर थी, लेकिन ऐसा था नहीं। उसने उसको इंस्ट्रूमेंटल एरर नहीं माना, जबकि उस जमाने में इंस्ट्रूमेंट की एक्यूरेसी आज के कॉम्परेटिवली तो शायद बहुत ही डाउटफुल थी। और जो रामसे साहब थे, उन्होंने तो कमाल ही कर दिया था। उन्होंने जो स्पेक्ट्रा है, स्पेक्ट्रा से हीलियम निकाली थी। मतलब हीलियम जब पहली बार डिस्कवर हुई, तो किसी लैब के अंदर, किसी केमिस्ट्री लैब के अंदर नहीं हुई थी। उन्होंने स्पेक्ट्रा के अंदर अंदाज़ा लगाया कि यहाँ पे एक गैस हो सकती है, और उसको उसने हीलियम का नाम दिया। एनालिटिकल टूल्स बने, एनालिटिकल टूल्स, अभी वर्ड यूज करें, स्पेक्ट्रोस्कोपी, क्रोमेटोग्राफी, और जितने भी मेजरिंग टूल्स हैं, सबसे ज़्यादा अगर इंस्ट्रूमेंटेशन के ऊपर सबसे ज़्यादा काम हुई तो 1900 से लेकर 1930-35 के बीच सबसे ज़्यादा काम हुई। तुमने फिजिक्स में भी जो देखा है, वो सारे इंस्ट्रूमेंट, वो सारे साइक्लोट्रॉन से लेके जितने भी वान डे ग्राफ जनरेटर वगैरह थे, वो सभी उस टाइम पे जनरेट हुए। श्रोडिंगर, नील्स बोर और ओपेनहाइमर, इन तीनों के अंदर एक सिमिलरिटी है, और ये तीनों के तीनों संस्कृत के जानकार थे, और इन तीनों की वेदों के अंदर आस्था थी, है ना। अगर तुम इसे पढ़ोगे, नेट के ऊपर सर्च करोगे तो तुम्हें मिल जाएगा। इसके साथ एक और भी कहानी है। जर्मनी ने काफ़ी फाइट मारी, किस बात के लिए? क्योंकि माल्थस की जो थियरी थी, वो कह रही थी कि अगर पॉपुलेशन 1 बिलियन चली गई तो दुनिया ख़त्म हो जानी है। क्यों? क्योंकि लोगों ने ऐसा एज्यूम करा कि जो नाइट्रोजन की साइकिल है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, और अगर नाइट्रोजन की साइकिल डिस्टर्ब हो गई तो हमारी धरती 1 बिलियन लोगों से ज़्यादा पॉपुलेशन सपोर्ट नहीं कर सकती। आज कितनी है? 8 बिलियन। तो जर्मनी ने काफ़ी फाइट मारी। जर्मनी इस वाली बात को लेके काफ़ी डरा हुआ था, और यूरोपियन कंट्री ने उस टाइम पे काफ़ी फाइट मारी। तो ये जो चीज़ें थी ना, ये सारी चीज़ें आज से 100 साल पहले की केमिस्ट्री की रिक्वायरमेंट थी। 100 साल पहले हम बेसिकली कहाँ पे स्ट्रगल कर रहे थे? सबसे ज़्यादा हमने स्ट्रगल करी स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स के ऊपर, हमने स्ट्रगल करी डिस्कवरी के ऊपर, और हमने स्ट्रगल करी नई ब्रांचेज बनाने में, एनालिटिकल टूल्स में। वार हमेशा से एक कंपल्सन रही, चाहे मतलब वार के साथ क्या प्रॉब्लम है, आपने ऑप्ट करी या आपके ऊपर इम्पोज कर देगी, इम्पैक्ट तो आपको झेलना है ना। आपने लड़ाई चूज करी या आपके ऊपर किसी ने थोप दी, इम्पैक्ट ऑफ द वार इज गोइंग टू बी हैंडल्ड बाय यू ओनली। तो वार हमेशा से एक मोटिवेशनल फोर्स रही है साइंस के डेवलपमेंट में। तुम ये सोचो कि डायनामाइट से लेकर लेजर गन तक और एटम बम तक, ये सारी चीज़ें वार के कंपल्सन के अंदर लोगों ने बनाई खुद को डिफेंड करने के लिए। तो वार एक पार्ट रही। लेकिन अगर हम इस वाली पार्ट को थोड़ी देर के लिए बैकग्राउंड में डाल दें तो ये एक बहुत ही खूबसूरत सा टाइम था। मतलब इतनी शांति भरी चीज़, लोग जो चीज़ें आंखों से नहीं दिख सकती
लोग उसके अंदर जाके देखने की कोशिश कर रहे हैं। एटम्स की साइज कितनी है? 10⁻⁻10 मीटर। लोगों की क्यूरियोसिटी देखो, वो इसके अंदर जाके देख रही कि यहाँ पे न्यूक्लियस कहाँ पे है, इलेक्ट्रॉन कहाँ पे, प्रोटॉन कहाँ पे, और उनका वेट कितना है। अच्छा, कौन से वेट निकाल रहे? वेट निकाल रहे 10⁻⁻27 kg। सब कुछ परी कहानियों की तरह है ना, सब कुछ परी कहानियों की तरह है। और तुम्हें जान के आश्चर्य लगेगा कि ये सारी चीजें तब हुई जब हमारे पास एडवांस एनालिटिकल टूल्स नहीं थे। ये सारी बातें तब हो रही थी जब हमारे पास एडवांस एनालिटिकल टूल्स नहीं थे। तो इससे क्या मोरल ऑफ द स्टोरी क्या सीखा? ये सीखा कि केमिस्ट्री तुम जो कल पढ़ रहे थे, इसी केमिस्ट्री के फाउंडेशन पे ये चीजें आज हो रही। इलेक्ट्रॉन को 100 साल पहले भी इलेक्ट्रॉन कह रहे थे, आज भी कहते हैं। इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट जो 100 साल पहले थी वही आज भी है। जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच का इंटरेक्शन था वो जो 100 साल पहले था वही आज भी है। एल्यूमिनियम के बाद कौन से एलिमेंट है? 100 साल पहले भी वही थे, आज भी वही है। तो बदला क्या? बदला हमारी नीड के हिसाब से। हमारी नीड चेंज हो गई, हमारी सराउंडिंग्स की जो कंसेंट थे वो चेंज हो गए, केमिस्ट्री भी चेंज हो गई। इसमें तुम्हारे लिए क्या है? तुम्हारे लिए ये है कि जो केमिस्ट्री तुम आज पढ़ रहे, जब तुम अपने ग्रैंड चिल्ड्रंस के साथ बैठोगे और बातें करोगे तो उनको ही कंसेंट केमिस्ट्री को लेकर कुछ और होगी, तुम्हारी कुछ और होगी। लेकिन एक चीज़ कॉमन होगी, तुम्हारे और तुम्हारे ग्रैंड चिल्ड्रंस के बीच केमिस्ट्री की जो प्रॉपर साइंस है, जो प्रॉपर थियरीज है, वो आज भी वैसे ही है। मेंडलीव के लॉ तब भी थे, मेंडलीव के लॉ आज भी है, तुम्हारे ग्रैंड पेरेंट्स के साथ भी होंगे। तो केमिस्ट्री चेंज होगी, बाहर से बहुत कुछ चेंज होगी, कोर उनका वैसा ही रहना है। तुम्हें वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये लिखना है कि ये जो चीज़ें हैं, जो नॉन एकेडमिक चीज़ें हैं, जो कभी नेट के एग्जाम में नहीं आ सकती, IIT के एग्जाम में नहीं आ सकती, लेकिन साइंस की जो कहानियाँ हैं, परी कहानियाँ, सपोज तुम्हारे दादाजी होते और तुम्हें ऐसी कहानियाँ सुनाते, तुम्हें कैसा लगता?